बहुत कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जिनकी सोच रचनात्मक होती है, जिनके संकल्प रचनात्मक होते हैं, जिनका मैं से विस्तार बढ़ाकर मेरा, हमारा और सबका और सब में तो मैं हूं ही, तो जब सब सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूंगा। जिनका विस्तार इतना हो जाता है, ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने क्रिएटिव माइनॉरिटी का एक संबोधन प्रयोग किया था। तो ऐसी क्रिएटिव माइनॉरिटी 15वां विषय उद्घाटन सत्र में कृषि से संबंधित है। तकनीकी जानकारियां भी हैं, कृषि को कैसे सुधारा जाए, न केवल कृषि को सुधारा जाए, संपूर्ण पर्यावरण तंत्र को सुधारा जाए। कृषि सुधरेगी तो पर्यावरण तंत्र भी सुधरेगा, कृषि सुधरेगी तो मानवों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, कृषि सुधरेगी तो बीजों की गुणवत्ता भी सुधरेगी, कृषि सुधरेगी तो जल भी बचेगा, जल की गुणवत्ता भी सुधरेगी। तो कहने का मतलब, जब कृषि सुधरेगी तो संपूर्ण भारत की स्थिति अच्छी होगी, और जब संपूर्ण भारत की स्थिति अच्छी होगी तो विश्व की भी अच्छी होगी। भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी अब तक का जो जनसंख्या की गणना है उसके अनुसार 18 करोड़ के लगभग परिवार गांवों में ही रहते हैं। देश में कुल 24 करोड़ 39 लाख परिवार हैं। 70 वर्ष हो गए। भारत को चलाने का जो तरीका विदेशों ने दिया उस पे हम चल रहे हैं, और वो तरीका एक ही है, कृषि को पशुधन से अलग करो। कहने का मतलब, मवेशियों की भूमिका कृषि से योजना पूर्वक घटाओ। या तो उन्हें दूध का जरिया बनाओ या मांस का जरिया बनाओ। बैल की शक्ति का खेत में उपयोग ना हो, ट्रैक्टर का हो। मवेशियों के गौमूत्र का उपयोग ना हो, जहरीले कीटनाशकों का हो। मवेशियों के गोबर का उपयोग ना हो, यूरिया और अनेक प्रकार की खादों का हो। और लोग जो हैं, मवेशियों को कृषि से हटाओ, लोगों को कृषि से हटाओ, और गांवों की जनता को राजी राजी आती है तो ठीक, नहीं तो हालात ऐसे बना दो कि उसको इलाज के लिए शहर जाना पड़े, उसको पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़े, उसको कमाई के लिए शहर जाना पड़े, उसको दवाई के लिए शहर जाना पड़े। फिर भी नहीं जाते तो गांव में रोजगार के अवसर खत्म कर दो, लघु कुटीर उद्योगों को खत्म कर दो। ये सब 70 वर्षों से हो रहा है। फिर भी 24 करोड़ 39 लाख परिवारों में से 17 करोड़ 91 लाख परिवार, यानी 70% आबादी आज भी गांव में है। मैं नहीं, भारत के सभी अर्थशास्त्री मान रहे हैं, भारत संकट के मुहाने पे खड़ा है। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं संकट के मुहाने पे खड़ी हैं, और इसको अगर कोई बचा सकता है, इसको कोई उबार सकता है, और न सिर्फ उबार सकता है, पुनः समृद्धि और खुशहाल जिंदगी दे सकता है, तो वो सिर्फ खेती है और कोई तरीका नहीं है। ये डिजिटल इंडिया की मृग मरीचिका में हम दौड़ रहे हैं, मर जाएंगे थक कर। भारत को चीन बनाकर ही छोड़ूंगा, मर जाएंगे भाग भाग कर। भारत तभी भारत बनेगा जब हम भारत की ताकत को पहचानेंगे, और भारत की ताकत है कृषि। आप ये जो क्रिएटिव माइनॉरिटी के लोग हैं, जिन्होंने जा जा के जनता को बताना है कि समस्या कहां है, समस्या क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमें करना क्या है, फोकस्ड रह के जब आप किसान के सम्मेलनों में बताओगे तो समस्या का भी अंदाजा आएगा, अपनी ताकत का भी अंदाजा आएगा,
और क्या क्या करना है पॉइंटेड, वो भी अंदाजा आएगा। तो मैं 3 हिस्सों में अपनी बात रखूंगा। समस्या क्या है, ताकत क्या है और बचाव का रास्ता क्या है। दोस्तों, हमारी जो ताकत है हमारी कृषि भूमि है। ये जितने देश गए हैं, कोई डिजिटल पे गया है, कोई औद्योगिकरण पे गया है, कोई बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे गया है, उनकी समस्या एक है, उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। इसलिए उनको कमाई के दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। उनके पास पशुधन नहीं है, उनके पास बीजों की प्रजातियां नहीं हैं। भारत के पास पूरी दुनिया की सिर्फ 2% जमीन है। अगर दुनिया में 100 रुपए जमीन है तो भारत के पास सिर्फ 2 रुपए जमीन है, और उस 2 रुपए जमीन में से 1 रुपया जमीन खेती के लायक है, और उस 1 रुपया जमीन में से 33 पैसा जमीन ऐसी है जहां सिंचाई का कोई साधन ही नहीं है। 33 पैसा जमीन है जहां बारिश पर निर्भर खेती है, और 33 पैसा जमीन है जहां सिंचाई के साधन है, नहरी पानी है, जमीनी पानी है। तो 33 पैसा सिंचित कृषि भूमि भारत के पास है। और भारत की आबादी कितनी है? दुनिया की 17.5 रुपया। अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 17.5 लोग भारत में रहते हैं। दुनिया में अगर 100 मवेशी हैं, गाय, भैंस, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, तो 20 मवेशी भारत में रहते हैं। कहने का मतलब दुनिया की मानव आबादी का 17.5%, दुनिया की मवेशी आबादी का 20% भारत में रहता है, और जमीन है 33 पैसा। उस 33 पैसा जमीन से दुनिया के 37.5 रुपया मवेशियों और इंसानों के लिए भोजन, चारा, जल की व्यवस्था करनी है। और आपकी ताकत यह है कि दुनिया की यह इतनी उपजाऊ भूमि है, शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, फलों से भरपूर, बीजों से भरपूर, वनस्पतियों से भरपूर, जलवायु क्षेत्रों से भरपूर, बीजों की नस्लों से भरपूर। एक एक बीज की सैकड़ों हजारों नस्लें। आम है तो चौसा भी, लंगड़ा भी, दशहरे भी, अल्फांसो भी। बैंगन है तो 3000 किस्म का, चावल है तो हजारों किस्म की प्रजातियां। जीरा भी उगता है, ताड़ भी उगता है, रस से भरा तरबूज भी उगता है, गूदे से भरा आम भी उगता है, मीठा खरबूजा भी होता है, खट्टी इमली भी होती है, बकबका चीना भी होता है। इतनी जैव विविधता, 9 महीने चमकने वाला सूरज भी है। विश्व में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी, जिसे बीजों की विविधता बोलते हैं, यही है। विश्व में सबसे ज्यादा एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, प्लस 48 डिग्री टेम्परेचर भी है उसी समय, और उसी समय -48 डिग्री टेम्परेचर भी है। ड्राई लैंड भी है, और वहीं 80% ह्यूमिडिटी वाला उड़ीसा का तटीय क्षेत्र भी है, जहां पसीना ही नहीं सूखता। इन सब के कारण ये शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम धरती जो है, इस 33 पैसा धरती में इतनी ताकत है कि वैज्ञानिक कहते हैं भारत की आबादी तो छोड़िए, दुनिया के 450 करोड़ लोगों के लिए ये भूमि, ये बीजों की विविधता, ये गायों की विविधता। गाय 28-30 नस्लें, राजस्थान में है तो राजस्थान के हिसाब की गाय थार पर कर, तो केरल में है तो ह्यूमिडिटी है, मच्छर बहुत है, तो वहां की अलग नस्ल की गाय, तो कहीं नागौरी है, तो कहीं साहिवाल है, कहीं गिर है। ये सब मिलाकर उसका गोबर चप्पे चप्पे पे बिखरा सोना है, जो हमारी भूमि को उपजाऊ करता है। इनका ठीक से संयोजन हो जाए, इनका ठीक से प्रबंधन हो जाए,
तो हम दुनिया की 450 करोड़ आबादी के लिए खाद्यान्न और दुग्ध उत्पाद ये दे सकते हैं। और अब पूरा विश्व ये रासायनिक खेती के दुष्परिणामों से, जहर से परेशान है। शुगर घर घर का रोग हो गया है, ब्लड प्रेशर घर घर का रोग हो गया है, कैंसर घर घर का रोग हो गया है, लीवर घर घर का रोग हो गया है। ये रासायनिक खेती के कारण विश्व परेशान है। वो अच्छा भोजन खरीदना चाहता है, किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता है। और भारत के पास ये बेसिक रॉ मटेरियल है, ये हमारे पास मूल कच्ची सामग्री है, जिसको ठीक से प्रबंधन करके आधुनिक युग में हम दोबारा विश्व गुरु बन सकते हैं। प्रबंधन क्या है? आजकल दुनिया में हो गया है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी देखेगा, हाँ भाई इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इस पे FSSAI की मोहर है या नहीं, उसका हाइजेनिक प्रोसेसिंग वो अच्छे तरीकों से, बिना गंदगी के तरीकों से, उत्पादन से लेकर पैकिंग तक वो ठीक तरीके से हो। टेक्नोलॉजी का युग है तो ई मार्केटिंग है, ई पोर्टल्स है, तो गांव का किसान उस मार्केट से, टेक्नोलॉजी से जुड़ जाए। उसके पास माल है, और मूल तो माल होता है, बाकी तो बेचने की, पैकिंग करने की, उसके मानकीकरण की, कृषि की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। ठीक है, बाल श्रम उपयोग नहीं करेंगे, जहरीली खादें नहीं डालेंगे, और वो सब चीजें प्रमाणित होंगी, उनके सर्टिफिकेट से होंगे। जितनी भी दुनिया की एजेंसी हैं जो सर्टिफिकेशन करती हैं, हाँ ठीक है, इसका वाटर क्वालिटी ओके, इसकी सॉइल क्वालिटी ओके, इसकी ऑर्गेनिक सीड सर्टिफाइड ओके, यही तो करना है। तो हम अगर दुनिया के जो वर्तमान बाजारीकरण के तरीके हैं उन पर अपना ले, और अपने इस मूल मटेरियल, अपनी ताकत को समझ के ठीक से इसका व्यापारिक दोहन करें, और तीसरा है अपने बाजार को बचा लें। एकदम इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी बच्चा गणित के जो फार्मूले हैं, शुरू में 1 2 3 सीखता है, बाद में फिर एडिशन डिवीजन सीखता है, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखता है, फिर स्क्वायर रूट और अंडर रूट सीखता है, मीन मीडियन मोड सीखता है, ट्रिग्नोमेट्री सीखता है। तो पहले हम अपना बाजार बचा लें, मतलब मेरा जिला, मेरा बाजार, उसमें मेरा व्यापार। जैसलमेर में एक समृद्ध वर्ग है जिसकी आमदनी 50,000 1 लाख से ऊपर की है। वो हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फूड खिलाऊं। तो जिला सम्मेलन करो, जिसमें परिवार सम्मेलन करो। उन परिवार सम्मेलनों के माध्यम से उनमें यह बोझ जगाओ कि हम अपने दैनिक उपभोग की, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो विदेशी कंपनियों की ऑर्गेनिक कह के हम लेते हैं, मेरे जिले का किसान भी बनाता है। जैविक घी, जैविक गेहूं, जैविक सब्जियां। तो जिलानुसार, तहसील अनुसार समृद्ध वर्ग के परिवार सम्मेलन, उस हर वर्ग का बजट है। घर का राशन खरीदने का 10,000 रुपये महीना, 20,000, 25,000। उस मार्केट को विदेशियों के हाथों में जाने से रोकना। वो नेचर फ्रेश का आटा ना खरीदे, वो चाहे पतंजलि का घी हो ना खरीदे, मेरे किसान का देसी, उसकी देसी गाय का घी खरीदे। तो मेरा जिला, मेरा बाजार, मेरा व्यापार, इस पद्धति में जाना होगा। उसका अगले चरण में हम मेरा प्रांत, मेरा बाजार, मेरा व्यापार, यही स्वदेशी है। और यही उस नारे का अर्थ है कि जब बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे। अगले चरण में हम राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मार्केट में देख जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने अपने जिले से शुरू किया था, और व्यापार ने, अनुभव ने, वैज्ञानिक प्रगति ने, हमने इतना कुछ सीखा कि कुछ वर्षों में यहीं के कुछ बच्चे विश्व मार्केट को ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकेंगे। स्वदेशी जागरण मंच अनेक स्थानों पे मेले लगा रहा है, ऑर्गेनिक मेले, और वो बड़े सफल हो रहे हैं। कुछ नहीं करता, उस जिले, उस तहसील में
3-4 एकड़ का कोई खाली जगह देखता है, खुद जाते हैं कौन कौन किसान जैविक खेती कर रहा है, उसकी पहचान करते हैं, थोड़ा बहुत उसको गाइड करते हैं, जिला कृषि अधिकारी को बुलाते हैं, जिला के लघु उद्योग अधिकारी को बुलाते हैं, भाई सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इसमें पैसा दे सकती हैं लघु उद्योग खड़ा करने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बचाने में, जीरे की पैकिंग में, और जो भी वहाँ का लोकल उत्पाद है, तो वहाँ की लोकल फाइनेंस जो कौन कौन सा बैंक की सरकार किस योजना में क्या क्या पैसा दे सकता है, जिला कृषि अधिकारी कि भाई ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट करने का तरीका क्या होता है, आप वो बता दीजिए, थोड़ा सा ई कॉमर्स का डिजिटल पे वो आ जाए। तो ऐसे हम ऑर्गेनिक मेले लगाते हैं, मैदान देखते हैं, वहाँ हमारे चिन्हित किए हुए किसान आते हैं, ग्राहक इंतजार कर रहे होते हैं और 3 घंटे में वो किसान अपना माल बेच के चले जाते हैं। तो जिले में जो ऑर्गेनिक मेले हैं उससे हम इस चीज को प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, आप ये पाएंगे कि समाज बीमारियों से बेहद परेशान है और उन बीमारियों का मुख्य कारण ये रासायनिक खाद है। 150 वर्ष पूर्व आई है ये खाद। हमारे यहां कृषि हजारों साल से हो रही है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टी में अगर देखें, हम गंगा के किनारे इलाहाबाद में देखें तो 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक गुणवत्ता वाली और सर्वाधिक उत्पादन वाली ये रिकॉर्डेड खेती है। आज दुनिया की कोई रासायनिक खाद उतनी गुणवत्ता और उतना उत्पादन पर एकड़ नहीं दे रही है। ये ट्रैक्टर और यूरिया 150 साल पहले आया है और जब से आया इसने हालत क्या कर दी है। अभी 2 सितंबर को मरुस्थलीकरण सम्मेलन हुआ था। दुनिया के 190 के करीब देश आए थे नोएडा में, आपको ध्यान होगा। 2 सितंबर से 9 सितंबर तक चले थे, उसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे। उसमें बताया भारत की 30 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है ये रासायनिक खाद डालने के कारण। 30 लाख हेक्टेयर कौन सी फैक्ट्री में बनेगी मिट्टी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम ये लक्ष्य ले रहे हैं 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को दोबारा उपजाऊ करेंगे। कोई केमिकल उपजाऊ नहीं कर सकता सिवाय मवेशियों के गोबर के। हजारों साल में प्रकृति ने यह धरती बनाई है। यह मिट्टी ऐसे नहीं बन गई जो अपने भीतर से रंग बिरंगा फूल निकाल देती है, रस से भरे हुए फल निकाल देती है। हजारों साल प्रकृति ने इसमें मेहनत करी है, जब जाके इसमें मां की कोख जैसी ऐसी गुणवत्ता आई है कि इतना ये उत्पादन कर देती है। तो 2.6 करोड़ हेक्टेयर अगर जमीन 2030 तक सरकार ने उपजाऊ करनी है तो हजारों करोड़ का बजट होगा, और वो उपजाऊ तो होगी गोबर से। तो उसकी योजना करें कि हमारा पशुधन हमारी धरती को दोबारा रिवाइव करने में सरकारी योजना के जो बजट हैं उससे कैसे काम आ सकता है। गाय सिर्फ दूध का जरिया नहीं है, गाय दूध तो उप उत्पाद है। ये तो इन सरकारों ने गाय को मांस का जरिया बना लिया, दूध का जरिया बना लिया। आप हैरान होंगे जानकर दोस्तों, 2015 में 24 लाख टन मवेशियों को काट के उनका मांस विदेशों में भेजा गया है। और यह मात्रा वर्ष 2014 से 20% ज्यादा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन गया है। हमें गाय को वापिस एकीकृत कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सम्मान के साथ दोबारा स्थापित करना पड़ेगा। और न सिर्फ गाय को, संपूर्ण गौवंश को, बैल की शक्ति को हमें ट्रैक्टर में पहचानना पड़ेगा। डीजल इंपोर्ट का खर्चा बचेगा, प्रदूषण बचेगा। गाय के गोबर मूत्र को पहचानना पड़ेगा। 30,000 करोड़ रुपए का हम यूरिया आयात करते हैं। इस वर्ष के बजट में ये 2018-19 हम जैविक खेती कहते जा रहे हैं। 2017-18-19 में, क्षमा करें, 2018-19 में 70,000 करोड़ रुपया हमने उन फैक्ट्रियों को दिया भारत में
सब्सिडी यूं बांटना, जिन्होंने यूरिया उत्पादन किया, और 10,000 करोड़ बढ़ाकर इस बजट में 80,000 करोड़ रुपया हमने यूरिया पे सब्सिडी इस बजट में रखी है। 30,000 करोड़ का हम यूरिया बाहर से मंगाते हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हमारा यूरिया पे 3,000 करोड़ किलोग्राम एक वर्ष में बिकता है यूरिया। हर आदमी 2 किलो यूरिया हर महीने खा रहा है। 1950-51 में 2 किलो डलता था 1 एकड़ में, आज 137 किलो डलता है। पंजाब में 250 किलो डलता है। क्या हो रहा है? ये सरकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था है, उसका अधिकृत आंकड़ा है कि भारत की 20% बालिग आबादी ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई है। 20 करोड़ लोग बीपी के मरीज हैं। 7.5 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं। जहां यह हरित क्रांति हुई ना, जिसका हम एमएस स्वामीनाथन जी को कहते हैं कि हरित क्रांति के जनक, तो बैलेंस शीट की दूसरी साइड भी होनी चाहिए। खाता बही तभी पूरी होती है, एक तरफा नहीं होती। उस खाते का दूसरा हिस्सा है, नासा की सैटेलाइट रिपोर्ट कहती है जहां हरित क्रांति हुई है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर भारत में 4 वर्षों में 109 क्यूबिक किलोमीटर, 109 क्यूबिक किलोमीटर का मतलब होता है 109 किलोमीटर लंबा, 109 किलोमीटर चौड़ा, 109 किलोमीटर गहरा, इतना जमीनी पानी गायब हो गया है। देश के 283 जिले डार्क जोन में चले गए हैं। 1492 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। उन्नीस सौ 50-51 में 5700 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति की उपलब्धता थी। 2014 में 1568 घन मीटर पानी की उपलब्धता रह गई है, और यह शंका बताई जा रही है 2025 तक ये 1400 से भी नीचे चली जाएगी। तो ये जो रासायनिक खेती है, ये अधिक पानी पीती है। न सिर्फ पानी पीती है, जब वर्षा होती है तो रासायनिक खेती एक धरती पर परत बनाती है, पृथ्वी की वर्षा जल को सोखने की क्षमता घटाती है। तो वो पानी जमीन में नहीं जाता, वो बाढ़ बन के विभीषिका और बर्बादी लाता है। ये पानी ज्यादा पीती है, ये पृथ्वी पे एक परत बनाती है जिससे पृथ्वी के पानी की सोखने की क्षमता कम होती है। ये रासायनिक जहर करोड़ों केंचुओं को मारता है, जो धरती में 2 मीटर 3 मीटर अनेक कीड़े चूहे ये सुराख बना के रखते हैं, जिससे बारिश होती है तो पानी नीचे चला जाता है। जो उन कीड़ों को मारती है, उन सुराखों को बंद करती है। 1 एकड़ में 10 लाख के करीब सुराख होते हैं। तो ये जो पूरा तंत्र है, 150 वर्षों से जो ये ट्रैक्टर और रासायनिक खाद आया है, हमें बदलना पड़ेगा। विश्व मानवता संकट में है, भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है। 70% लोग गांवों में ही रहते हैं, और भारत को अगर कोई बचा सकता है तो भारत की कृषि बचा सकती है। और उसका एक क्लियर विजन प्लान है। हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, दुनिया को जरूरतें क्या हैं, दुनिया के तौर तरीके क्या हैं। हमें केवल दुनिया की जरूरतों को समझना है, उनको पूरा करने के आधुनिक तौर तरीके अपनाने हैं। बुनियादी माल हमारे पास है, और वो उसका एक महामंत्र, मूल मंत्र में अगर हम कहें, तब खादी अब खाद। पूरा देश विदेशी कंपनियों के चंगुल में फंस गया है। तो अंग्रेजों के जब चंगुल में फंसा था तो महात्मा गांधी ने सोचा, ऐसा कौन सा घोष हो सकता है जो अगड़े पिछड़े को, अनपढ़ पढ़े को, बूढ़े जवान को, महिला पुरुष को,
जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा सबके भेद मिटाकर एकजुट करके एक घोष लगवा दे। क्योंकि भारत जिस दिन एकजुट होकर एक घोष करेगा, भारत किसी को भी यहाँ से भगाने में सक्षम है। तो उन्होंने कहा था खादी, और खादी ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी। एक बार फिर स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत सोच समझ के, केंद्रीय कार्य समिति ने निर्णय लिया कि हम एक बार फिर विदेशियों के चंगुल में पूर्णतः फंस गए हैं। तो ऐसा कौन सा घोष वाक्य हो जो आईआईटी ग्रेजुएट को भी, आईआईएम पढ़े लिखे को भी और गांव के अनपढ़ किसान को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा करके एक घोष लगवा सके, जाति, पंथ, भाषा के सभी भेद मिटाकर। तो आया जैविक खाद। तो केंद्रीय कार्य समिति ने यह नारा दिया, तब खादी अब खाद। इस महामंत्र को हम समझे, जिला की स्वदेशी जागरण मंच की इकाइयों से संपर्क करें, इसका क्रियान्वयन का पूरा मॉडल जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से हम भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लेंगे, भारत की त्राहिमाम करती हुई मानवता को बचा लेंगे और विश्व को भी एक रास्ता दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।